नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। जब मैं बहराइच के प्रवास पर था तो वहां के गेस्ट हाउस में डीएम मोनिका रानी जी, एसपी प्रशांत वर्मा जी, सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर जी और वहां के एसडीएम सदर पूजा यादव जी से हमारा लंबा डिस्कशन हुआ था आरटीआई पर। उस डिस्कशन का पहला अंश जो मोनिका रानी जी डीएम के साथ हुआ था उसको आप पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। इस बार बाकी 3 अधिकारियों एसपी प्रशांत वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर और एसडीएम पूजा यादव के साथ डिस्कशन के अंश को देखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मैं ये चाहता हूं जो यहाँ के एसपी प्रशांत वर्मा जी हैं वो अगर उनके मन में कोई क्वेरी हो तो अपनी क्वेरी वो बता सकते हैं। थैंक यू सर। सर कई बार ये देखा गया है कि मतलब मेरा अभी तक अनुभव भी रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो जाती है तो ड्यूरिंग विवेचना या ट्रायल के जस्ट पहले तक वो कई बार अपने केस में आरटीआई जो है स्वतः अपने नाम से या कई बार अपने परिजनों के नाम से वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और मतलब कई बार एक ऐसा भी लगता है कि अगर इस पे अभी से अगर जवाब दिया गया तो हमारा प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो गड़बड़ होगा या वादी या प्रतिवादी या जो हमें से कई गोपनीयताओं की अपेक्षा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द्वारा की जाती है उसका भी मतलब अनुपालन नहीं हो पाएगा। तो सर ऐसे केसेस में क्या आपका मार्गदर्शन रहेगा? ये प्रश्न जो है विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों के सामने ज़्यादा आता है, जैसा आपने बताया। इसमें एक प्रश्न और समाहित है। प्रश्न एक समाहित यह है कि जब किसी केस की विवेचना हो रही होती है तब भी इस तरह के पूछे जाते हैं कि विवेचना जो हो रही है उसमें क्या कार्रवाई है, ये आप दें। तो दोनों का एक जवाब है कि पहले तो आप अगर चाहें तो इसमें विधिक राय ले लें, इसमें क्या करना चाहिए, ये आपके स्तर से ये है कि आप विधिक राय ले लें। अगर विधिक राय में उसको आपका जो विशेषज्ञ जो है राय दे रहा है कि सूचना नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे जो है केस प्रभावित होगा, तो आप उस विधि राय के अनुसार उसको सूचना दे दें। दूसरा, अगर विवेचना प्रचलित है तो आप उसको कह दें कि चूंकि विवेचना प्रचलित है और यह सूचना इस स्तर पर इस समय देने पर हमारी विवेचना प्रभावित हो रही है, इसलिए सूचना हम नहीं दे सकते। लेकिन ये दोनों चीज़ें, चाहे आप विधिक राय लें तो या यह कहें कि विवेचना प्रचलित है और यह सूचना देने से प्रभावित होगी, दोनों ही स्थितियों में वादी को यह बता दें 30 दिन के भीतर कि ये कारण है इसलिए सूचना नहीं दी जा सकती है या सूचना देने में इतना समय लग सकता है। जैसे विवेचना के मामले है कि चार्जशीट जब कोर्ट में आप दाखिल कर दें तब आप चार्जशीट दे सकते हैं, लेकिन उसी समय उससे आप ये शुल्क मांग सकते हैं कि इस समय हम विवेचना नहीं दे सकते, चार्जशीट नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब हमारी चार्जशीट पूरी हो जाएगी वो चार्जशीट अमूमन इतने पेज की होगी, लगभग 200 पेज, 400 पेज, 600 पेज। आप कृपया 2 रुपए के हिसाब से हमको 800 रुपये या 1000 रुपये अमुक खाते में जमा कर दें। हम चार्जशीट जब अदालत में दाखिल कर लेंगे तब हम आपको सूचना दे देंगे। तो अगर वो गंभीर प्रकृति का होगा और वास्तव में उसको जरूरत होगी, वो शुल्क जमा करेगा। और अगर शुल्क नहीं जमा करता है, आप सूचना मत दीजिए और उसको कह दीजिए चूंकि आपने शुल्क नहीं जमा किया है इसलिए आपको सूचना नहीं दी जा सकती। लेकिन ये केस टू केस भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे 10 प्रश्न किए, उसमें 2 प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है, 8 प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा सकता है। 2 प्रश्नों का जवाब आप 30 दिन में दे दीजिए और उसी में कह दीजिए शेष 8 प्रश्न के जवाब आपको इन इन कारणों से नहीं दिए जा सकते। जैसे उन्होंने कहा कि सूचना के सृजन का कोई मामला है, उसने कहा कि जिले भर के अपराधियों की हमको वो किसके किसके ऊपर कितने कितने क्राइम के केसेस हैं, ये सूचना के कलेक्शन का मामला है।
ये सूचना कहीं एक जगह कलेक्ट नहीं है, ये कलेक्शन का मामला, ये मना किया जा सकता है। एक दूसरा, अगर कोई ये कहता है हमको इसका आपराधिक इतिहास दे दीजिए, वो सूचना नहीं दी जा सकती। लेकिन एक और हम इसमें कहेंगे कि अगर कोई शोधार्थी जो शोध कर रहा है, अपराध शास्त्र ऐसा कभी कभी करते हैं ना, अगर ये सूचनाएं मांगा जा सकता है तो सद्भाव पूर्वक ये सूचनाएं दी जा सकती हैं, लेकिन उससे ये पूछ ले कि इसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा, उसमें एक एफिडेविट ले लें। क्योंकि देखिए, आरटीआई में सद्भाव पूर्वक सूचना का है, पॉजिटिवली आप सूचना दीजिए। आप उससे एक एफिडेविट ले लीजिए कि आप जो हमसे सूचना मांग रहे हैं, शोध में इसका इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। अगर वो गंभीर होगा तो वो एफिडेविट देकर आपसे सूचना प्राप्त करेगा। उसी समय ये भी लिख दीजिए कि आप जो सूचना मांग रहे हैं कि ये लगभग इतने पेज के हुए, 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से आप शुल्क जमा कर दिए, तो फिर शोध के उपयोगार्थ आपको ये सूचना देंगे। कुल मिलाकर सूचना देने से सामान्य रूप से मना नहीं करना चाहिए, उसे लोकहित पूछ लीजिए, क्योंकि सूचना में पब्लिक इंटरेस्ट सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकहित, क्या उससे कोई लोकहित साधता है? क्या उससे व्यवस्था में कोई सुधार होता है? ऐसा तो नहीं है कि सूचना देने से हमारे सिस्टम में कहीं सिस्टम तो नहीं हमारा कोलैप्स हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप सूचना बिल्कुल देने से मना कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है जन सूचना अधिकारियों के मन में जो संशय होता है, और मैं कहूँगा कि वो डर होता है सूचना आयोग का कि दंड न लग जाए। इसका एक समाधान यह है, 30 दिन में आप सूचना दे दीजिए, सूचना से मना कर दीजिए कारण बताते हुए, सब समस्याओं का समाधान। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा, सूचना देने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आरटीआई एक्ट सूचना का कानून है, ये सूचना के इनकार का कानून नहीं है। हाँ, इनकार तब होगा जब ये लगेगा कि इससे लोक व्यवस्था भंग हो रही है। आप सिटी में स्टेट हैं तो आप आरटीआई से सामान्य रूप से आपका आमना सामना होता होगा, तो सर आपके कई मन में कोई सवाल हो तो आप बेशक बेहिचक कर सकती हैं। सर कई बार हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों की व्यक्तिगत सूचनाएं मांगी जाती हैं, तो इन सूचनाओं को हम किस हद तक, उसके मानक क्या होने चाहिए कि हम किस हद तक वो सूचनाएं उनको दे सकते हैं और क्या-क्या सूचनाएं नहीं दे सकते? क्या इसमें हमें उस व्यक्ति की कंसेंट चाहिए जिसकी सूचना मांगी जा रही है, और क्या सूचना इसके बारे में दर्ज देखिए, है? जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये सैद्धांतिक डिस्कशन है, सवाल भी सैद्धांतिक है और जवाब भी सैद्धांतिक ही है। अब व्यवहारिक दिक्कत जो आती है जब जब पत्रावली सामने होती है, हम सैद्धांतिक जवाब देंगे आपको कि सामान्य रूप से व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जा सकती। किसी कर्मचारी के प्रमोशन के बारे में, किसी कर्मचारी को कोई प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, ये सूचना अगर कोई ऐसा व्यक्ति मांगे जो उस केस से जुड़ा हुआ है तो दें। तीसरा व्यक्ति क्या करेगा उसका लेकर? वो दुरुपयोग कर सकता है। कर्मचारी की जो सर्विस बुक है, उसकी मार्कशीट है, उसके सर्टिफिकेट्स हैं, उसकी पे स्लिप है, उसको लेकर कोई तीसरा आदमी क्या करेगा? ये सब व्यक्तिगत सूचनाएं हैं। लेकिन एक आध अपवाद इसमें है, जैसे कर्मचारी की पत्नी से उसका विवाद है और पत्नी के साथ विवाद इतना बढ़ गया कि वो परिवार न्यायालय में चला गया, तब फिर पत्नी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए उससे भरण पोषण चाहेगी, तो पत्नी वो सूचना ले सकती है, वेतन स्लिप की सूचना, बाकी और सूचनाएं, जिससे उसके उद्देश्य की परिवार न्यायालय में पूर्ति हो। कर्मचारी जैसे है, कर्मचारी का बेटा ये सूचना मांग सकता है, क्योंकि उसका उसका उससे सरोकार है। कर्मचारी की संपत्ति के बारे में उसका बेटा मांग सकता है, उसकी बेटी मांग सकती है।
लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि एक केस हमारे सामने आया था, क्या दामाद को सूचना दी जा सकती है? दामाद को सूचना नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसका डीएनए संबंधी उससे कोई रिश्ता नहीं है। ये केस टू केस डिफर है। सामान्य रूप से सैद्धांतिक तौर पर व्यक्तिगत सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं। अगर बहुत आवश्यक हो तो आप जिससे संबंधित सूचना है उससे आप कंसेंट ले लीजिए। अगर वो कंसेंट देता है तो आप सूचना दे दीजिए, अगर वो मना करता है तो आप सूचना दे दी न दीजिए, लेकिन ये संपूर्ण कार्यवाही 30 दिन के भीतर। पूजा यादव जी हैं, यहाँ पर एसडीएम हैं, तो ये भी आरटीआई के तमाम सवालों से जूझती होंगी। तो पूजा यादव जी से हम ये जानना चाहेंगे, क्या उनके मन में भी कोई सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं? सर बहुत डिटेल में डिस्कशन हो चुका है, बहुत सारे कंबाइंड रूप से सवाल पूछे जा चुके हैं सर। हाँ। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें समाहित हो चुकी हैं। सर मैं जो एक चीज़ मतलब हमें बार-बार वो करती है आरटीआई के लिए कि बहुत सारे हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो कि अमीन है, लेखपाल है या विभिन्न विभागों से जुड़े हुए हैं। वो आफ्टर रिटायरमेंट अपनी पेंशन, अपनी चीज़ों को लेके वो बार-बार जन सूचना करते रहते हैं और फिर उन शिकायतों को कलेक्ट करते हैं, चूँकि वो आरटीआई भी यहाँ देख रहे होते हैं किसी न किसी विभाग में, तो वो रेगुलर उसको जान भी रहे होते हैं। तो कलेक्ट कर कर के बार-बार उस चीज़ को वो करते हैं। तो सर इस चीज़ से कैसे मतलब क्या है? हाँ, देखिए ऐसा है, अगर उनका पर्सनल पेंशन का मामला है, जी, प्रमोशन नहीं हुआ है या उनको ग्रेड नहीं मिला है, तो अलबत्ता तो होना ये चाहिए, आदर्श स्थिति है कि सर्विस में रहते हुए इन समस्याओं का समाधान तलाश लें। सबसे बेहतर स्थिति तो ये होती है। मान लीजिए रिटायरमेंट के बाद वो पूछते हैं, तो जितना वाजिब है, अब वाजिब आप तय करेंगे कि कितना वाजिब, उतनी सूचना आप दीजिए, लेकिन सर्विस के बारे में, पेंशन के बारे में, प्रमोशन के बारे में जो नियम पूर्वक कार्रवाई अतीत में हुई हो और पत्रावली पर धारित हो वो दे दें। लेकिन बार बार कोई आरटीआई मांगता है, चूंकि आरटीआई यहाँ आरटीआई सेल देख रहे होते हैं तो उनको सारे लूप होल्स पता है, कहाँ किस पत्रावली में कौन सी कमी है। तो मैंने जैसा पहले मैंने कहा कि दुर्भावनापूर्ण आरटीआई है ये, आप सारे कलेक्ट करें और वही प्रश्न घूम फिर करके वो दो चार शब्द इधर उधर करके वो पूछते हैं, तो आप आरटीआई में जवाब देने से मना कर सकते हैं। आज का ये डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल रहा, बहुत समाधान कारक रहा और मुझे लगता है कि इतने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो हम लोगों ने अपने विचार साझा किए, जन सूचना अधिकारियों के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही सकारात्मक और ज्ञानदायक होगा। धन्यवाद, आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।